हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BSOC 132 द टॉपिक ऑफ सोशोलॉजी ऑफ इंडिया। अगेन आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से दिखेगा। लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट कोड डालेंगे, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको अपने रिलेटेड जो भी आपके गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे। ठीक है, इन केस अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 9580023321। ओके गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। ठीक है, मैरिज के यहाँ पे फॉर्म्स देखेंगे तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मैरिज। देखिए, मैरिज इज अ सोशली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड वुमेन। ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन मैन एंड वुमेन जो समाज एक्सेप्टेंस देता है जिसको। ठीक है, और बिटवीन दी पार्टनर्स डिपेंडिंग ऑन द कस्टम्स एंड लॉज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के कस्टम्स और लॉ पर डिपेंड करता है कि कैसे रिलीजन को किस तरीके से एक्सेप्टेंस देनी है। डिफरेंट सोसाइटी फॉलो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज। अब हर सोसाइटी में जो फॉर्म्स ऑफ मैरिज होती है वो अलग अलग होती हैं, ये उनके कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशन, इन सब पर बेस करता है। तो पहला देखते हैं हम लोग। तो पहला फॉर्म है हमारा मोनोगैमी। देखिए, ये एक कॉमन फॉर्म है मैरिज में। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, ये वाली फॉर्म ऑफ मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, मोनो मीन्स होता है सिंगल और गैमी मीन्स होता है मैरिज। ठीक है, तो यानी कि वन मैन कैन मैरी वन वुमन एट अ टाइम। ठीक है, मतलब एक टाइम पे एक ही आप पार्टनर रख सकते हैं, इसको बोलते हैं मोनोगैमी। ओके, अब देखते हैं पॉलीगाइनी। पॉली मीन्स होता है मैनी और गाइनी मीन्स होता है वुमेन। ठीक है, मीन्स मेनी वाइफ्स। तो अ मैन हैज मोर देन वन वाइफ एट अ सेम टाइम। एक ही टाइम पे एक से ज्यादा वाइफ्स हो सकती हैं। ठीक है, पॉलीगाइनी में। अब ये हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी में फॉलो हुआ करता था, या फिर जो कल्चर्स होते हैं किसमें, जहाँ पे वेर इट इज एक्सेप्टेड बाय द कस्टम और रिलीजन, या तो रिलीजन यहाँ पे उस चीज को एक्सेप्टेंस देता है या कस्टम। ठीक है, वहां पर भी ये चीज फॉलो होती है और ये पास्ट में थोड़ा ज्यादा कॉमन था। ठीक है, जो हम राजा महाराजाओं के टाइम की बात करते हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा कॉमन था। फिर देखते हैं पॉलीआंड्री। पॉली मीन्स मैनी, आंड्री मीन्स मैन। ठीक है, तो मतलब अब वुमेन हैज मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, मतलब यहाँ पे एक वुमेन के एक से ज्यादा हस्बैंड हो सकते हैं एक ही टाइम पे। ठीक है, अब ये देखिए एक रेयर फॉर्म ऑफ मैरिज होता है, ये हमारे ट्राइबल सोसाइटीज में देखने को मिलता है। कुछ ट्राइबल सोसाइटीज है वहां पे, और कुछ माउंटेन रीजन होते हैं वहां पर भी कुछ सोसाइटीज एग्जिस्ट करती है, वहां पे देखने को मिलता है। ये रेयर फॉर्म है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या हुआ करता था, ये इसलिए हुआ करता था ताकि प्रिवेंट किया जा सके जो फैमिली में डिविजन होता है प्रॉपर्टी का। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, तो ये एक रीजन था। ठीक है, फिर देखते हैं ग्रुप मैरिज क्या था। ग्रुप मैरिज भी एक रेयर केस है। रेयर केस किस तरीके से, देखिए देयर आर सेवरल मैन एंड सेवरल वुमेन लिव टुगेदर एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रुप होता था, पूरा एक ग्रुप, और देयर इज ये मैन का ग्रुप होता था और ये वुमेन का ग्रुप होता था, और ये आपस में ही ये मैरिज करते थे और एज अ ग्रुप हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहते थे। ठीक है, ऑल मेंबर शेयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब सब आपस में एक फैमिली की तरह ही रहते थे। ठीक है, अब ये थोड़ा अनकॉमन है, कॉमनली हम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ ही सोसाइटी में देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा एंडोगैमी। एंडो मीन्स होता है इंटरनल और गैमी मीन्स मैरिज। ठीक है, मीन्स मैरिंग विद इन वंस ओन कास्ट, अपनी खुद की कास्ट के अंदर, खुद की ट्राइब के अंदर, रिलीजन, सोशल ग्रुप के अंदर जब हम शादी करते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोगैमी। ठीक है, अब ये चीज क्यों की जाती है, देखिए कम्युनिटीज ये मानती है कि ये करने से उनका ट्रेडिशन, कल्चर, आइडेंटिटी प्रिजर्व रहती है। ठीक है, फिर एक्सोगेमी क्या है, देखिए इसका मतलब है मैरिंग आउटसाइड आउटसाइड वंस ओन क्लैन, अपनी क्लैन के बाहर, अपनी फैमिली के बाहर, अपने खुद के जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बाहर जाके शादी करना, इसको बोलते हैं एक्सोगेमी। अब इस चीज से क्या होता है, इट हेल्प्स क्रिएट सोशल रिलेशनशिप, नए सोशल रिलेशनशिप बनते हैं हमारे। ठीक है, किसी दूसरी फैमिली से, किसी दूसरी क्लैन से, और अवॉइड मैरिजेस विद इन क्लोज रिलेटिव, फिर क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिजेस भी अवॉइड होती हैं इसके थ्रू। मैनी सोसाइटीज एक्सोगेमी इज एन इंपॉर्टेंट सोशल रोल, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा जैसे गोत्र से बाहर ही जाके शादियां होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रोल होता है। वही हमने देखा कि जो मैरिजेस है, ठीक है, वो अलग अलग सोसाइटीज में किस तरीके से उसकी फॉर्म भी अलग अलग होती है। ठीक है, हमने मोनोगैमी पढ़ा जो कि सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है सोसाइटीज में। ठीक है, फिर जो कुछ है जैसे पॉलीगाइनी, पॉलीआंड्री, ठीक है, ग्रुप मैरिजेस से कुछ रेयर फॉर्म है, एंडोगैमी, एक्सोगैमी भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब जब हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा समझ में आता है कि क्या क्या ह्यूमन सोसाइटीज में, फैमिली सिस्टम में डाइवर्सिटीज होती हैं। ओके, तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस डर्कहाइम्स आइडिया ऑन रिलीजन। अब डर्कहाइम रिलीजन के बारे में क्या बोलते हैं ये समझते हैं। देखिए, डर्कहाइम क्या मानते थे कि जो रिलीजन है
जो रिलीजन है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि जो समाज में जो यूनिटी है, ठीक है, उसको बनाता है, समाज में जो एकता होती है उसको बनाता है, और समाज में जो ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। डरकहाइम ये कहते हैं कि रिलीजन जो है इट इज नॉट ओनली अबाउट बिलीव इन गॉड। सिर्फ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ भगवान में मानते हैं, बल्कि रिलीजन का मतलब होता है इट इज अबाउट शेयर्ड वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर। मतलब शेयर्ड वैल्यू प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि आपस में जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको एक साथ लेके आती हैं, ठीक है। रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, डरकहाइम ने ऐसा क्यों कहा कि रिलीजन सोशल इंस्टीट्यूशन है? देखिए, रिलीजन इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी एंड रिफ्लेक्टेड द कलेक्टिव बिलीव्स ऑफ इट्स मेंबर। मतलब ये जो धर्म आप देखते हैं अपने आसपास में, जितने भी धर्म है वो समाज ने ही तो मिलके बनाए हैं। समाज की जो बिलीव्स है, समाज के विचार है, उनको ही तो दर्शाते हैं रिलीजन, ठीक है, कि समाज क्या सोचता है। ओके, तो इट स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड्स एंड इनकरेज पीपल टू फॉलो कॉमन रूल्स एंड वैल्यूज। मतलब यहाँ पे अगर आप एक रिलीजन में, या पूरी मान के चलिए पूरी एक सोसाइटी है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक कॉमन कुछ रूल्स होंगे उस रिलीजन के, ठीक है, जिनको वो मानते हैं। तो यानी कि सारी सोसाइटी एक पर्टिकुलर रूल और वैल्यूज को मान रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे यूनिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन हेल्प इंडिविजुअल फील कनेक्टेड। जब आप एक ही बिलीव पे यकीन करते हैं, आप एक समाज में है, ठीक है, और आप सभी समाज के लोग एक ही बिलीव को यकीन कर रहे हैं, एक ही रूल को मान रहे हैं, तो आपस में आप कनेक्टेड फील करेंगे ना, ठीक है। वही चीज यहाँ पे इसीलिए जो रखा है उन्होंने रिलीजन को सोशल इंस्टीट्यूशन बोला है। अब देखते हैं जरा सेक्रेड और प्रोफेन का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर जो डरखाम है, ठीक है, यहाँ पर डिस्टिंक्शन देते हैं सेक्रेड और प्रोफेन के बीच। सेक्रेड क्या होता है? देखिए, सेक्रेड चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा पायस मानी जाती हैं, जो जो हमारी नॉर्मल चीजें होती हैं उनसे थोड़ा अलग रखी जाती है, क्योंकि हम उन्हें बहुत प्योर और पायस समझते हैं। जैसे कि होली, होली चीजें होती हैं, ठीक है, स्पेशल चीजें होती है, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे टेम्पल्स, हम उनको होली मानते हैं, ठीक है। जो होली बुक्स हैं वो रिलीजियस सिंबल, आपने देखा होगा आपके घर में आपका सबसे अलग हटके कहीं रिलीजियस जो आपका टेम्पल होता है या फिर आपके घर में पूजा घर होता है वो सबको हटके बनाया जाता है, ठीक है, वो सबसे अलग रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत आप प्योर मानते हैं, पायस मानते हैं। तो आपकी जो रोजमर्रा की जो चीजें आप जहाँ करते हैं उनसे थोड़ा सा अलग रखेंगे वो, ठीक है। रिलीज और फिर प्रोफिन क्या होता है? देखिए, प्रोफिन थिंग्स आर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ। जो ऑर्डिनरी चीजें होती है हमारी प्रोफिन की, ठीक है, प्रोफिन हमारा ये चीज ऑर्डिनरी जो हम चीजें करते हैं, जैसे हमारी कुछ भी बुक्स हो गई, नॉर्मल बुक्स आर प्रोफिन, बट रिलीजियस बुक्स आर सीक्रेट, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रोफिन आर नॉर्मल चीजें, ठीक है, जो हम दिनचर्या में करते हैं, लेकिन सेक्रेट क्या है? जो बहुत हम प्योर मानते हैं, जो हम बहुत वैल्यू करते हैं उनको, जो हमारी रोजमर्रा की चीज होती है उनसे अलग हटके रखते हैं, क्योंकि हम उन्हें बहुत प्योर मानते हैं। रिलीजन सेपरेट दीज टू कैटेगरीज एंड टीचेस पीपल टू रिस्पेक्ट द सेक्रेट। और इसीलिए हम इन दोनों को सेपरेट करके रखते हैं, ये सेक्रेट और प्रोफेन, ठीक है, इनको अलग रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सेक्रेट को यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कलेक्टिव कंसाइंस, देखिए कलेक्टिव कंसाइंस का क्या मतलब होता है? इट मीन्स द शेयर्ड बिलीफ मोरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। समाज में, समाज के जो लोग हैं, ठीक है, वो आपस में जो बिलीफ्स, ठीक है, जो मोरल्स, जो वैल्यूज हैं, जो रूल्स उनको शेयर करते हैं, उसको ही कलेक्टिव कंसाइंस बोलते हैं, ठीक है। रिलीजन स्ट्रेंथन दिस कलेक्टिव कॉन्साइंस बाय ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। और जो धर्म है हमारा, जो रिलीजन होता है, वो इस चीज को क्या करता है? स्ट्रेंथन, और भी ज्यादा मजबूत करता है, ताकि जो सोसाइटी के लोग हैं आपस में और भी ज्यादा यूनिटी के साथ में आ पाए, ठीक है। किस तरीके से करता है रिलीजन इस चीज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग? थ्रू रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, वर्शिप, ठीक है। एज अ रिजल्ट सोशल यूनिटी एंड कोऑपरेशन इंक्रीज, इस हिसाब से बढ़ता है वो चीज। अब देखते हैं कलेक्टिव एफरवेरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, दरखाइम ये बोलते हैं जब जो रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं, ठीक है, रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, उस टाइम पे जब लोग आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है, एक एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। आप इस तरीके से देख सकते हो, जब भी कोई जैसे दिवाली के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, दिवाली में आप सब घर वाले इकट्ठे आते हो, एक आपको यूनिटी देखने को मिलती है, एक एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। आप जब समाज में अपने लोगों से मिलते हो, ठीक है, जो सेम बिलीफ पे यकीन रखते हैं, तब आपके साथ ये होता है, ये स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ठीक है। इसी इमोशन को, इसी फीलिंग को कलेक्टिव एफरवेसेंस बताया है डरकहैम ने, ठीक है। ये क्या करता है? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, या सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एंड रिन्यू पीपल्स कमिटमेंट टू सोसाइटी एंड इट्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो सोसाइटी हमारी, हमें उससे ज्यादा और भी कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है, ये वही फीलिंग है। फिर देखते हैं फंक्शन ऑफ रिलीजन। देखिए, रिलीजन बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। जैसे पहला,
प्रमोट सोशल सॉलिडारिटी एंड यूनिटी। सोशल सॉलिडारिटी मतलब समाज में जो आपस की एकता की भावना होती है वो, ठीक है। यूनिटी, ये सारी चीज को प्रमोट करता है। दूसरा, प्रोवाइड मोरल गाइडेंस एंड सोशल कंट्रोल, ठीक है। मोरल गाइडेंस एंड सोशल कंट्रोल, जो हमें मोरल बिलीफ्स होते हैं, जो हमें रिलीजन से पता चलता है कि किसी का बुरा नहीं करना, ठीक है, अच्छाई को प्रिवेल करना, ये सारे जो मोरल जो गाइडेंस होती है ये रिलीजन हमें देता है, ठीक है। सोशल कंट्रोल, समाज में जो कंट्रोल होता है, ठीक है, कि क्राइम नहीं करना, ठीक है, दूसरों को हानि ना पहुंचाना, ये सारे कंट्रोल ही तो है, ठीक है। तो इसमें भी हेल्प करता है रिलीजन। उसके बाद गिव पीपल इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, जब हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है तो हम अपने ऊपर वाले का सहारा मांगते हैं ना, तो वो चीज क्या है, तो रिलीजन हमें ये चीज देता है कि इमोशनल सपोर्ट देता है, ठीक है। स्ट्रेंथन कल्चरल ट्रेडिशन एंड ग्रुप आइडेंटिटी, ठीक है। अब जो हमारी कल्चर ट्रेडिशन होता है, जो ट्रेडिशन हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। एक ग्रुप आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि सभी लोग एक ही मोरल और वैल्यूज को फॉलो करते हैं, तो और भी ज्यादा यूनिटी फील होती है। इनकरेज कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, समाज में कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि हम सब क्या होते हैं, एक यूनिटी वाली फीलिंग रहती है ना, तो हम आपस में क्या होता है, कोऑपरेशन में रहते हैं जब ये फील हमारे अंदर होती है। अब क्रिटिसिज्म देखो इसका क्या है। देखिए क्रिटिसिज्म में उनको ये बताया गया कि जो डरखाम है वो ज्यादा ही पॉजिटिव रोल पे फोकस करते हैं रिलीजन के, ठीक है, कि रिलीजन सिर्फ पॉजिटिविटी देता है, ठीक है। जबकि सोसाइटी में जो रिलीजन है कभी कभी क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी, डिविजन, ये सारी चीज भी तो क्रिएट करता है। अलग अलग ग्रुप के बीच में जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं रिलीजन की वजह से ही तो होते हैं, और मेजरली पूरी अगर दुनिया में अगर आप देखें तो रिलीजन की वजह से कितनी लड़ाइयां भी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज, तो डरखाम को इसके लिए भी क्रिटिसाइज किया गया कि आपने सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखा है, ठीक है। और बाकी लोग ये कहते हैं कि आज के टाइम में अगर हम बात करें मॉडर्न सेक्युलर सोसाइटी, ठीक है, जहां पर धर्म का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, सेक्युलर सोसाइटी है, ठीक है, तो तब भी वहां भी हमें यूनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज होती है कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म दिया गया डरखाइम की इस थियोरी को, ठीक है। वही लिखा हुआ देखिए, अदर बिलीव दैट दिस थ्योरी डज नॉट फुल्ली एक्सप्लेन मॉडर्न सेक्युलर सोसाइटी, कि हमारी आज की जो मॉडर्न सेक्युलर सोसाइटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है थियोरी, ठीक है, जहाँ पे रिलीजन का बहुत वीकर रोल है, वीकर इन्फ्लुएंस है। तो देखिए डरखाइम यही कहते हैं कि जो रिलीजन है, रिलीजन एक बहुत पावरफुल फोर्स है जो कि समाज को जोड़ के रखता है, ठीक है। ये सिर्फ इसका मतलब यही नहीं कि हम भगवान को पूछते हैं, बट कि हम सोसाइटी में भी आपस में भी एक यूनिटी की फीलिंग आती है रिलीजन की वजह से, ठीक है। सैक्रेड और प्रोफेन का डिफरेंस बताया। सैक्रेड इज समथिंग जो कि हम बहुत प्योर मानते हैं, जो प्रोफेन से हम अलग रखते हैं। प्रोफेन क्या होता है, जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं हमारी, वो प्रोफेन हो जाती है। फिर हमने कलेक्टिव कॉन्साइंस को पढ़ा, कलेक्टिव एफरवेजेंस को पढ़ा, ठीक है। तो हम क्या, तो और उनको फिर क्रिटिसिज्म भी मिला। अब देखिए क्रिटिसिज्म मिला है, ठीक है, पर डरखाइम की जो थियरी थी, ठीक है, इसने और एक एक एंगल दिया है रिलीजन को लेकर कि किस तरीके से रिलीजन का रोल होता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह किस तरीके से रोल प्ले करता है रिलीजन। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिस्कस द नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ दलित मूवमेंट्स इन इंडिया। देखिए दलित मूवमेंट्स को पढ़ते हैं अभी। देखिए इंडिया में अगर हम दलित मूवमेंट्स को स्टडी करें तो ये एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट थे, ठीक है, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, सोशल इनजस्टिस के खिलाफ स्टार्ट हुए थे, ठीक है। इनका मेन एम था कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी, डिग्निटी, एजुकेशन और इक्वल राइट जो है दलित के लिए वो अचीव कर पाए, ठीक है। अब जरा इनके नेचर को देखते हैं। नेचर ऑफ दलित मूवमेंट, पहला है हमारा सोशल जस्टिस। यहाँ हमने फोकस किया था कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम खत्म करें, ठीक है, और जो दलित्स के लिए हर सोसाइटी में जितने भी एरिया उन एरियाज में इक्वालिटी प्रोवाइड कराएं, ठीक है। दूसरा है इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। दलित मूवमेंट में यहाँ पे डिमांड की गई कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स, पब्लिक स्पेसेस, यहाँ पे दलित्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे रिस्पेक्ट और ह्यूमन डिग्निटी का आइडिया प्रमोट हुआ इन मूवमेंट्स के थ्रू। फिर देखते हो रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो मूवमेंट्स है, दलित मूवमेंट्स है, उन्होंने ट्रेडिशनल कास्ट प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया, ठीक है, जो सोशल ऑपरेशन किए जाते थे इन कास्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू, इसको चैलेंज किया। दे इनकरेजेस पीपल टू रेजिस्ट इनजस्टिस थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट एंड लीगल मीन्स, ठीक है। और ये ऐसा नहीं था कि हिंसक थे, बट पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू, ठीक है, लीगल जो होता है ना कि लीगल मीन्स के थ्रू ये अपनी फाइट को उन्होंने लड़ा था, ठीक है। फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस, यहाँ पर दलित मूवमेंट्स के थ्रू जो दलित्स का पार्टिसिपेशन था वोट में, ठीक है, वोट देने के लिए, इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के लिए, अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मांगने के लिए, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन थे अलग अलग उस टाइम पे, तो इन सब के लिए भी इनकरेज किया लोगों को, अवेयर किया लोगों को, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि दलित मूवमेंट्स के क्या क्या फॉर्म थे। तो पहला है हमारा सोशल रिफॉर्म। देखिए बहुत सारे लीडर्स ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम किया, ठीक है, कि इसको समाज से हटा सकें, एजुकेशन को इम्प्रूव करे दलित के लिए, ठीक है। तो जो सोशल रिफॉर्म कैंपेन थे उन्होंने क्या प्रमोट किया, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रमोट की और इक्वल राइट्स को प्रमोट किया।
फिर दूसरा था हमारा रिलीजियस मूवमेंट। अब क्या हुआ, सम दलित्स अडॉप्टेड रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म टू स्कीप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था बाकी रिलीजन में, तो क्या किया उन्होंने, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ताकि वो इस चीज को एस्केप कर पाए। दिस फॉर्म ऑफ मूवमेंट एम टू अचीव सोशल इक्वालिटी थ्रू रिलीजियस चेंज। तो इन्होंने ये सोचा कि सोशल इक्वालिटी को हम शायद अचीव कर पाए सिर्फ अपना धर्म बदल के, ठीक है, तो ये रिलीजियस मूवमेंट हो गया। फिर देखते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट। यहाँ पर जो दलित इंटरेस्ट थे, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, दलितों के लिए जो भी इश्यूज हुआ करते थे उनको उठाने के लिए यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। दलित पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दलित पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म किया गया, ठीक है, ताकि दलित के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन, उसको सिक्योर किया जाए, ठीक है। फिर आता है कल्चरल मूवमेंट। यहाँ पर जो दलित राइटर्स थे, दलित पोएट्स थे, आर्टिस्ट, ठीक है, इन्होंने लिटरेचर, सॉन्ग, थिएटर, इनका इस्तेमाल किया ताकि वो अपने कंसर्न्स को, अपने स्ट्रगल को, ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर पाए लोगों को, ठीक है, अवेयरनेस पहुंचा पाए लोगों में अपनी, ठीक है, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपना मूवमेंट जारी कर पाए। उसके बाद प्रोटेस्ट मोमेंट्स। दलित ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड रैलीज, मार्चेस, डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट वायलेंस। अब यहाँ पे दलित ग्रुप बनाए गए, ठीक है, दलित ने अपने अपने ग्रुप बनाए ताकि वो अपने कंसर्न्स को लोगों को बता पाए थ्रू रैलीज, मार्च निकाल कर, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन करके। जो उस टाइम पे दलित्स के खिलाफ जो वायलेंस क्रिएट किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, उसके अगेंस्ट ये अपनी वॉइस क्रिएट कर पाए, ठीक है, तो ये। फिर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, दलित कम्युनिटीज के बीच में जो एजुकेशन है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, इसको इम्प्रूव किया जाए, ताकि, क्योंकि इन चीजों से क्या होता है कि कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट अपने आप होने लगता है, तो इस चीज पर भी फोकस किया गया था इन मूवमेंट्स के थ्रू। तो वही हमने देखा कि दलित मूवमेंट्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोसाइटी में इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। हमने देखा कि इस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इन्होंने अपना रोल प्ले किया है, ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाने का काम किया है, ठीक है, लोगों में एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी, इन सब को बनाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन मूवमेंट्स ने, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि भारत में डाइवर्सिटी का क्या नेचर है, ये देखते हैं जरा। देखिए, इंडिया इज अ कंट्री नोन फॉर इट्स रिच एंड यूनिक डाइवर्सिटी, ठीक है, इंडिया को रिच और यूनिक डाइवर्सिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, ठीक है। इसको हम कहते भी हैं कि हम क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं अलग अलग कल्चर से, रिलीजन से, लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, पर फिर भी हम यूनिटी के साथ एक देश में रहते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड मेक्स द कंट्री कलरफुल एंड वाइब्रेंट। और ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, ये हमारी पहचान है, ये हमें ताकत देती है, इट इज अवर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो पहला है हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए, इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, ट्रेडिशन है, ठीक है, जैसे हमारे खुद के जो फेस्टिवल्स होते हैं, फूड, क्लोथिंग, म्यूजिक, डांस, कस्टम, ठीक है, अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हर स्टेट का एक अपना ही एक वो होता है कि टेक्सचर होता है हर चीज का, फेस्टिवल हो, चाहे फूड हो, क्लोथ हो, ठीक है, म्यूजिक, डांस, कस्टम, कुछ भी हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दिवाली ले लें, दिवाली हम मनाते हैं, हमारे देश में ईद मनाई जाती है, ठीक, क्रिसमस, बैसाखी, पोंगल, ओनम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कल्चर डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, और यही इंडिया को स्पेशल बनाता है। दूसरा है हमारा रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंडिया में बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हिंदुज्म, ठीक है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एक्सेट्रा, ठीक है। और पीपल के पास में, हमारे लोगों के पास में ये फ्रीडम है कि उनको जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करना है वो अपना कर सकते हैं फ्रीडम से, ठीक है। द रिलीजियस डाइवर्सिटी टीचेस रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। और इतने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के बाद में भी हम ये सीखते हैं कि हम किस तरीके से टॉलरेंस के साथ रह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन में भी, ठीक है, पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड है हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इंडिया इज होम टू हंड्रेड ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट। इंडिया में स्पेशली बहुत, आप देख सकते हैं कि आप किसी भी स्टेट, इवन वन स्टेट, इन वन डिस्ट्रिक्ट आपको कितने ज्यादा डाइवर्सिटी मिल जाएगी लैंग्वेज के मामले में, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, वेल मैनी मोर आर स्पोकन अक्रॉस द कंट्री। पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हमारी कंट्री में बोली जाती हैं, डायलेक्ट्स जो है वो बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश की अगर बात करें, थोड़े ज़्यादा वाइडली हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो हर रीजन की अगर हम बात करें, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है, खुद का एक डायलेक्ट होता है, ठीक है। बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सम एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं हमारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया के पास में आप देख सकते हैं कि लैंडफॉर्म्स भी हैं, ठीक है, जैसे हिमालयाज भी हैं, पहाड़ भी हैं, हमारे पास डेजर्ट भी हैं, हमारे पास प्लेन्स भी हैं, हमारे पास पठार भी हैं, हमारे पास फॉरेस्ट भी हैं, रिवर्स भी हैं, कोस्टल रीजन भी हैं हमारे पास,
ठीक है। तो इंडिया की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत रिच है। अगर आपको सर्दियों का मौसम चाहिए, पहाड़ चाहिए, तो आप हमारे नॉर्दर्न बेल्ट पे जा सकते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड साइड, कश्मीर, ठीक है। अगर आपको थोड़ा डेजर्ट एरिया देखना है तो आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे थार डेजर्ट है, राजस्थान है, ठीक है। अगर आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट देखने हमारे यहाँ पे, आप साउथ में जा सकते हैं, पठार देख सकते हैं, डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, नॉर्थ ईस्ट हमारा कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो आप इंडिया की जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखिए कितनी ज्यादा रिच है, ठीक है। ये हमारी बहुत ज्यादा हमारी ब्लेसिंग हम कह सकते हैं, इंडिया को ये मिली है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के मामले में। फिर देखिए सोशल एंड एथनिक डाइवर्सिटी। देखिए इंडिया में जो लोग हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ट्राइब्स है हमारी इतनी, कास्ट हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। एंड दे हैव डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, ड्रेसिंग, सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशन। उनके अपने अपने तरीके हैं कि वो किस तरीके से रहते हैं, पहनते हैं, ठीक है। अपने अपने ट्रेडिशन को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, उनके अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। और इतने सारे डिफरेंसेस के बाद में भी दे कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। ये सब के सब हमारे जो देश है उसके डेवलपमेंट में इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। इंडिया में लोगों का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो अलग अलग है ना, जैसे कि कुछ जो है वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ जो है सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, कुछ अपना खुद का बिजनेस खोलते हैं, ठीक है, ये सारे। एंड द कंट्री हैज बोथ मॉडर्न सिटीज एंड रूरल विलेजेस। हमारे रूरल विलेज भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं, मॉडर्न सिटीज भी हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन हम कह सकते हैं कितने इसमें इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। ऑलराइट, अब कंक्लूजन। तो अगर हम नेचर की बात करें इंडिया की डाइवर्सिटी के, तो ये हमारा हमारे कल्चर में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इकोनॉमी, इन सब में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, पर फिर भी वो हमारी जो यूनिटी है वो हमारी डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के थ्रू दिखती है, ठीक है। दिस यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन द नेशन। और ये जो यूनिटी है, सॉरी, जो जो डाइवर्सिटी है हमारी, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेंथ है नेशन की, हमारी वीकनेस नहीं है, ठीक है। ये जो डाइवर्सिटी हमारी हार्मनी प्रमोट करती है, क्योंकि हम जो है इस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी के साथ में रहते हैं। दिस इज द रीजन, ठीक है। तो ये हमारी वीकनेस नहीं है बल्कि एक वैल्यूएबल एसेट है दैट इनरिच इट्स हेरिटेज एंड हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। और यही रीजन है कि हम अपनी एक यूनिटी के साथ में जो हमारी सोसाइटी है उसको हम इंक्लूसिव बना पाते हैं, ठीक है, जहाँ पे सभी एक साथ रहते हैं। ओके गाइस, तो हमने अपने टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी क्लास की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारी आपको वहीं पे मिलेंगी जाके, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।